क्लास में क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप्स का सेल डिवीजन पढ़े थे? 3 टाइप्स के पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? ये माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या मियोसिस ये वेरिएशन कॉज करते हैं क्या? नहीं लिखे थे, लिखे नहीं थे। मैंने ये बताया था कि ये माइटोसिस किस में होती है, माइटोसिस किस में होती है एंड मियोसिस किस में होता है। ठीक है, मियोसिस क्या वेरिएशन कॉज करते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। ठीक है, तो मियोसिस वेरिएशन कॉज करते हैं, आगे हम लिख लेंगे, रहने देना उसको। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, इसी में कंटिन्यूसली इसमें करेंगे, तो इसमें पढ़ना है हमें सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सेल साइकिल होता क्या है? जो तुम्हारे बुक में डेफिनेशन दिया है, उस डेफिनेशन को अगर हम मानेंगे तो क्या है कि सीरीज सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, leading to the duplication of DNA and subsequent division of a cell to a daughter cells। ठीक है, ये चीज़ें होती है। बट मैं इसको ना बोलकर ऐसे हम बोल देंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जितने सारे प्रोसेस होती है लाइक द सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ द DNA एंड सेल डिवीजन, ये सभी के सभी क्या चलते हैं? कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। और इसी कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ द इवेंट चलेंगे, और इसी सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। अब यहां पे ध्यान से सुनो, सेल साइकिल, इधर सेल साइकिल, सेल साइकिल में होता क्या है? इधर क्या सेल साइकिल में, सेल साइकिल में ये होता है, ये कोई सेल है इधर, इधर ये कोई सेल है, तो इसका क्या होगा पहले बताना? इसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेंगे। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या होगा? यानी सेल ऑर्गेनेल्स डबल होंगे, डीएनए डबल होंगे, इन देन क्या हो जाएगा? ये सेल डिवाइड होंगे। यही चीज चलेगा ना। होता क्या है, ये सेल है, तो इस सेल का क्या होता है यहाँ पे? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये इंक्रीज होंगे। दूसरा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स यानी डीएनए। जेनेटिक मटेरियल्स में डीएनए होंगे ना, समझा? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन से जोन में हो तुम लोग? ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स क्या होंगे? गेट डबल्स। ठीक है, डबल होंगे यानी इसका डीएनए डबल होगा क्या? अरे डीएनए ही डबल होंगे ना। ठीक है, कुछ बात है क्या? सबके चेहरे पर ऐसे क्यों कुछ दिखाई दे रहा है? कैसे, क्या बात है बताओ? क्या बात है बताओ? कुछ बात है? हाँ तू बता, तेरे को कुछ पता है? नहीं। तो डीएनए क्या होंगे यहाँ पे? हमें कुछ नहीं पता, शांति से सुनो फिर। तो डीएनए क्या होती है यहाँ पे? डबल। अगर ये चीजें होगा तो क्या होगा? सेल की साइज इंक्रीज होगा, है ना, ग्रोथ होगा, सेल में ग्रोथ होगा। अरे सेल ग्रोथ होगा तभी तो। ठीक है, सेल ग्रोथ होगा यानी सेल की साइज इंक्रीज हुआ। अब सेल की साइज इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? इसका डिवीजन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? सेल की डिवीजन हुआ, यहाँ पे सेल डिवीजन होंगे। बात सही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? ये सारे के सारे इवेंट्स में कौन कौन सा इवेंट देखने को मिला? यहाँ पे सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ मतलब कि यहाँ पे ये यहाँ पे क्या देखने को मिला? सेल ग्रोथ देखने को मिला, यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल हुए, डीएनए की डुप्लीकेशन हुआ एंड अल्टीमेटली सेल डिवीजन हुआ। ये सारे के सारे इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? एक के बाद एक हो रहे हैं क्या, है ना? तो ये कैसे चलती है? कोऑर्डिनेटली ये सारे के सारे इवेंट्स चलते हैं, और इसी कोऑर्डिनेटली इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये लिख रहे हो क्या? ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे। मैंने क्या बोला? यहां पर ध्यान देंगे, ऑल दी प्रोसेसेस, ऑल दी प्रोसेस या इवेंट्स। और कौन कौन से प्रोसेस इवेंट्स बताना? लाइक क्या? सेल
ग्रोथ, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबलिंग, डबलिंग का मतलब यही यहाँ पे लिखे है ना कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर डीएनए डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन एंड सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन, ये कैसे होते हैं? अक्कर्स कोऑर्डिनेटली होते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में चलते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में चलते हैं ना, कोऑर्डिनेटली या कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में चलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना। अकर्स इन, यहाँ पे ऐसे लिख लो, अकर्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मैनर। और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। जल्दी से उसको उतारेंगे और तुम अपने बुक के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बता देते हैं, फिर हाँ ये लिखेंगे, फिर ये उतारेंगे, क्योंकि ये जो बताया है जस्ट उसका यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहे हैं, डेट मीन्स सेल की ग्रोथ हो रही है, और सेल की ग्रोथ हो रही है, फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा इवेंट चल रहा है, यानी ये सीरीज ऑफ इवेंट चल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट चल रहे हैं, और इसी सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स को, सीरीज ऑफ द इवेंट्स को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। फिर यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ, फिर ये भी क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होंगे, सेल ग्रोथ होंगे, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, फिर ये डिवाइड करेंगे। तो मतलब कि सीरीज ऑफ द इवेंट कंटिन्यूसली चल रहा है, इसी सीरीज ऑफ द इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। अच्छा, ऐसे सीरीज ऑफ द इवेंट्स क्यों चलते हैं? एक मतलब कि जैसे कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल हुआ, फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन हुआ, तो अगर डिवीजन पहले हो जाए फिर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल हो तो क्या होगा? ये सारे के सारे मतलब कि इवेंट्स अगर कोई पहले बाद में हो जाए तो उससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या हो सकता है? इससे बनने वाले डॉटर सेल्स वो हो सकते हैं, मतलब कि वो रॉन्ग, मतलब कि रॉन्ग हो सकता है, मतलब वो क्या होगा कि वो उसमें सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अगर आगे पीछे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सही से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उन उसको मतलब कि सीरीज ऑफ द इवेंट्स चलाने का मतलब ये हुआ कि इंश्योर करता है कि सेल डिवीजन एक सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट चले, तो उसको इंश्योर करने के लिए सारे के सारे इवेंट्स ये सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजीनी और डॉटर सेल्स दैट कंटेन करेक्ट नंबर ऑफ द क्रोमोजोम्स, ये सारे के सारे इंश्योर करते हैं, करेक्ट डिवीजन ऑफ द सेल्स को इंश्योर करते हैं। अगर ये सारे के सारे नहीं चले तो करेक्ट डिवीजन ऑफ द सेल नहीं होगा। हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, सामने लिखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच the sequence of event in which
a cell synthesized their cytoplasmic content, the sequence of events in which a cell synthesizes their cytoplasmic content, comma, synthesis of DNA and other constituent of the cell and divide to produce two daughter cells called cell cycle. मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या? ये हो गया? रिपीट करूं? The sequence of the events in which a cell synthesize their cytoplasm, ठीक है, comma, synthesis of DNA and other cell constituent and divide to produce two daughter cells. यही था ना? ठीक है, डिवाइड टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स कॉल्ड सेल साइकिल. ये सेल साइकिल होते हैं. अब सेल साइकिल में दो इसको फेज में डिवाइड कर सकते हो सेल साइकिल को. एक तो इंटरफेज और दूसरी एम फेज. तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो इंटरफेज को क्या बोलता है? नॉन डिवाइडिंग फेज. एंड एम फेज को डिवाइडिंग फेज. ठीक है. इंटरफेज को तुम ये भी बोल सकते हो रेस्टिंग फेज. एंड एम फेज तो डिवाइडिंग फेज होते ही हैं. ठीक है, बिल्कुल. अब एक चीज और, सेल्स ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या होते हैं? थोड़ी सी दो सेल्स के लिए बात कर लेते हैं. ह्यूमन सेल्स की ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या होता है? एक दिन मैंने बोला था ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल्स 24 आवर्स होते हैं. कितने होते हैं? 24 आवर्स. अगर यही बात करते हैं हम ईस्ट सेल की, तो ईस्ट सेल्स की ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है 1.5 आवर्स या 90 मिनट्स. अरे ये सेल दो फेज में, मतलब सेल डिवाइड कर रहे हैं, एक सेल से दो सेल्स में, एक सेल से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है, तो कुछ ना टाइम तो लगता होगा ना. इस तरह से अगर बैक्टीरियल सेल्स की ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल पूछे या डिवीजन पूछते हैं कितने टाइम में डिवाइड होते हैं, तो 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है. ओनली 20 मिनट्स में एक बैक्टीरियल सेल 2 बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, तो थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, बट बताते चलते हैं. क्या ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, तो एक ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन सेल साइकिल्स कितना होता है? ह्यूमन सेल की साइकिल्स की ड्यूरेशन कितना होता है? ये होता है 24 आवर्स. ठीक है, यही अगर ईस्ट सेल की बात करी जाती है तो कितना होता है? ये होते हैं 90 मिनट्स या 1.5 आवर्स हो सकते हैं. ठीक है, 1.5 आवर्स हो सकते हैं. ठीक है, हो गया होगा तो बताओ. हो गया होगा. अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल. तो कितने फेज होते हैं सेल साइकिल? यस, कंसिस्ट ऑफ 2
फेजेस। ठीक है, 2 फेज में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है कौन सा? इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं? इसको हम नन डिवाइडिंग, या इसको और क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। सेकेंड कौन सा है? डिवाइडिंग फेज। एक मिनट, ये नॉन डिवाइडिंग है ना? ओके, एक मिनट रुक जाना। डिवाइडिंग एम फेज, और इसी को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग फेज। एम फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं ना, माइटोसिस फेज बोलते हैं। ठीक है, माइटोसिस बोलते हैं, इसलिए इसे हम एम फेज भी बोलते हैं। दूसरी, अब आ जाओ एक सेल्स को देखते हैं ना, ये कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, ठीक है। जब इसमें इंटरफेज चलेगा, ठीक है, इंटरफेज चलेंगे तो क्या होगा? इसमें सेल ग्रोथ होगा, ठीक है। सेल ग्रोथ में तुम्हारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डुप्लीकेट करेंगे, फिर डीएनए की रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे इसके सेल के डिवीजन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये सपोज मान लो कि एक सेल है और इसमें क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ होगा तो क्या होगा? सेल की साइज ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जब इसके डिवाइडिंग फेज चलेंगे ना, तो डिवाइडिंग फेज में भी 2 इसमें स्टेप्स आते हैं, फेजेज आते हैं। एक तो न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होता है, देन आफ्टर इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यहाँ पे ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाना, सबको एप्लीकेशन बंद करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, ठीक है, ये न्यूक्लियस पहले यहाँ पे डिवाइड हुआ, फिर इसके बाद क्या होगा? अब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। ये क्या होगा बताना? ये ग्रोथ फेज है, यानी ये क्या है ना बताना? इंटरफेज। और जो ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज, इसमें क्या देखने को मिलते हैं? 3 फेजेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा 3 फेज देखने को मिलता है? इसमें होते हैं ग्रोथ फेज 1, हाँ, ग्रोथ फेज 1, सिंथेसिस फेज एंड ग्रोथ फेज 2, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है? यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस चलता है। पहले यहाँ पर एक सेल के इनसाइड 2 न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए बोलते हैं, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, हाँ, न्यूक्लियस को हम कैरियो टर्म यूज करते हैं। काइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, देन उसके बाद क्या डिवाइड कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है तो इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, वाह, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो हमें ये बताना, ये क्या फेज, ये कौन सा फेज है बताना? ये एम फेज है क्या? ठीक है, ये कौन सा है? एम फेज है ये, ठीक है, ये एम फेज है। अब एम फेज में जो ये कैरियोकाइनेसिस है ना, ये कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये एम फेज है ना, ये कैरियोकाइनेसिस है ना, ये कितने 4 फेज में कंप्लीट होते हैं, 4 स्टेप्स में। एक तो आता है प्रोफेज, ठीक है, सेकेंड कौन सा है बता? मेटाफेज,
थर्ड एनाफेज, एंड लास्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टीलोफेज। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये होते हैं फिफ्थ। ओके, फोर्थ ही होगा ना। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके यहाँ पे G1 GS G2 में कैसे चीज़ें चलती है वो देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज, इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होती है। हाँ जीवन, मैं इंटरफेज है। अब मैं पूछे कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, तो जीवन। समझ में आया? जीवन फेज की टाइम ड्यूरेशन एक मिनट, हाँ 12 to 13 आवर्स होते हैं। एस फेज का शायद 8 आवर्स होते हैं, एंड G2 का होता है 2 to 3 आवर्स, 2 आवर्स, एंड लास्ट एम फेज का 1 आवर्स होता है। 1 आवर्स इन ह्यूमन सेल्स के लिए बात करते हैं। हाँ 8 20, G2 का 2, एंड लास्ट 1 आवर्स में ये कंप्लीट होते हैं एम फेज। हाँ हाँ नहीं 12 to 13 बोल रहे हैं, तो 12 to 13 कितना होगा? ठीक है, तो 8 आवर्स उसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 to 21 आवर्स, 2 आवर्स, 23 आवर्स, एंड लास्ट का 1 आवर्स में ये कंप्लीट होते हैं एम फेज। तो 95% टाइम इंटरफेज में लगते हैं, एंड ओनली 5% टाइम ये किस में लगते हैं? एम फेज। ठीक है, ऐसी चीज चलती है यहाँ पे। हो गया? डन सबका? चलो
चलो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस साइकिल के थ्रू ही इसको हम देख लेते हैं, जो भी चीज़ें इसमें इवेंट्स हैं, साइकिल्स। इधर बात मत करो, इधर ध्यान दो, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट ये फेज कौन सा है? ये इंटरफेज है, यहाँ पे जो बताया है ना ये इंटरफेज है। बाकी जो यहाँ पे छोटा सा पेज दिख रहा है ये कौन सा है? ये एम फेज है, ठीक है, एम फेज है। अब इस फेज में जो इंटरफेज है ना, इसमें भी जो सबसे लार्जेस्ट फेज होते हैं ये होते हैं जीवन, ठीक है, जीवन। फिर इसके बाद कौन सा आता है? ये आती है एस फेज, एंड ये तुम्हारे ये। अब ध्यान देना, ये कौन सा भी मैंने बताया कि ये है जीवन इस G2। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो, अच्छा ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड यहाँ पे जो ये है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अब यहां से ध्यान देंगे, इधर 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 इधर, यहां से लेकर जो यहां तक का हम फेज बताए हैं ना, ये कंप्लीट ये फेज यहां से लेकर, बातें क्या कर रहा है इधर, यहां से यहां तक का फेज, ये कौन सा है बताना? ये है इंटर फेज, ठीक है। इसमें भी जो यहां से यहां तक बात करें ये कौन सा है बताना? ये कैरियो काइनेसिस। अब ध्यान से सुनना, कोई एक सेल है, ठीक है, ये कोई एक सेल है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये मतलब कि जीवन फेज में इसका यहाँ पे क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा, मतलब इसका डीएनए का डुप्लीकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट सेल का ग्रोथ होगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में आते आते एक सेल्स के इनसाइड 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, हाँ या ना? यहाँ 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे ना। फिर जैसे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करेगा, ये सेल्स क्या करेंगे? ये 2 सेल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर से अगर ये प्रोसेस चलना होगा तो फिर से ये कंटिन्यू होंगे, चलेगा ना। अगर सेल्स को रेस्टिंग फेज में जाना होगा तो इसी जीवन फेज से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं और G0 फेज में चले जाते हैं, यानी रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं,
ठीक है, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं ये। बिल्कुल, ये सारे के सारे इवेंट्स कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। अगर ये कोई सेल चाहेगा साइटोकाइनेसिस करने के बाद डायरेक्टली इस फेज में आ जाए, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं कभी होगा? पहले एक बार ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें जीवन में कौन कौन सा इवेंट चलते हैं, एस में कौन कौन सा इवेंट चलते हैं, एंड G2 में कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं। हाँ जी, ये डायग्राम बनाना जरूरी है। इंटरफेज में टोटल कितने % टाइम लगता है बताना? हाँ, ड्यूरेशन कितना होता है इंटरफेज का? क्या? यस, 23 आवर्स। अगर टाइम को लिखे होगा तो कितना % टाइम हो जाएगा? 95% टाइम। ठीक है, यही इसमें यानी साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस में टोटल टाइम कितना लगेगा? इसमें टोटल कितना लगता है? 1 आवर्स। यानी ये एम फेज है ना, 1 आवर या 5% टोटल टाइम लगते हैं इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है ना, एम फेज है ये एम फेज है। ठीक है, एम फेज को साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करे थे। क्या हुआ? हमारे इस वीक का एक क्लास डिस्टर्ब हो गया। कल परसों था ना एक क्लास, हमारे मंडे को था, जिस दिन बारिश हो गया। अगर उस दिन क्लास हुआ रहता तो आज ये चैप्टर फिनिश हो जाता। हाँ हाँ, क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे हो क्या? कोई नहीं, कोशिश करते हैं कुछ और चीज़ करने का। एक लंबा क्लास रखते हैं संडे को। क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? 2 क्लास है? किसका किसका क्लास? सुनील सर का सिलेबस फिनिश है? अच्छा, मेरे और मतलब कि तुम्हारे फिजिक्स का सिलेबस हो गया स्कूल के अकॉर्डिंग? स्कूल के अकॉर्डिंग, हाँ, स्कूल में जो हो गया। केमिस्ट्री हो गया है? नहीं नहीं, यहाँ पे मैं पूछा, यहाँ पे हो गया। केमिस्ट्री का हो गया? मैथ हो गया? थोड़ा सा बचा होगा, ज़्यादा नहीं आ रहा है, इतने कम कम देना चाहिए। टोटल कितना यूनिट टेस्ट होता है? 2 यूनिट टेस्ट होता है। हमारे सिलेबस अब थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा, तो कुछ करते हैं कोशिश, पीपीटी वगैरह थोड़ी बहुत यूज करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट से, क्योंकि थोड़ी सी फास्ट हो जाएगा उससे। पीपीटी से करेंगे तो पीपीटी शेयर भी कर देंगे तुम्हारे ग्रुप में। मैम तो ऐसे ही कराती है, लेकिन पीपीटी से ना अच्छी नहीं होती है चीज़ें। इंटरफेज को कितने फेज में डिवाइड किया गया है? इंटरफेज को कितने फेज में डिवाइड किया गया है? 3। फर्स्ट कौन सा है? G1 ग्रोथ फेज 1, सेकेंड सिंथेसिस फेज, थर्ड ग्रोथ फेज 2। ठीक है,
हो गया? हो गया ना? सबका हो गया? डन ना? हो गया? तो आ जाओ यहाँ पे, इधर इंटरफेज। ठीक है, अगर इंटरफेज की बात करते हो, इंटरफेज, इंटरफेज होता क्या है? क्या प्रिपरेटरी फेज होता है फॉर दी सेल डिवीजन? ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज जो होते हैं ये इंटरफेज ही होते हैं। इसे बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज। ये प्रिपरेटरी फेज होता है सेल डिवीजन के लिए, जैसे कि एम फेज के लिए यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो, उसके लिए सारे के सारी प्रिपरेशन इसी इंटरफेज में चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एम फेज में क्या, कैरियोकाइनेसिस में मैंने बोला था कि उसमें क्या होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होते हैं। ठीक है, तो उन सारे प्रोसेस को चलाने के लिए जो उसके लिए प्रिपरेशन करी जाती है इसी फेज में करी जाती है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ये होता है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज फॉर किसके लिए बताना, फॉर किसके लिए, फॉर सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन, या इसको बोल सकते हो एम फेज। ठीक है, एम फेज के लिए क्या होता है, ये प्रिपरेटरी फेज होता है। ये दूसरी क्या होता है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे चीज़ें चलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, तो इसलिए ये भी ये होता है कि मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होते हैं। एक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे मेटाबॉलिज्म चलती है, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन चलता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शंस इन दोनों फेज में। अरे क्या करेंगे, कुछ देंगे पकड़ के, शांत बैठ। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होते हैं। ठीक है, क्या ये लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल का क्या? ठीक है, ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। अगर ह्यूमंस में बात करें तो 23 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 23 आवर्स ऑफ द टोटल सेल साइकिल लगेगा क्या? हाँ, टोटल सेल साइकिल का कितना परसेंट, कितना मतलब कि कितना टाइम लगता है टोटल सेल साइकिल का, ये 95% और या 23 आवर्स। अब इस इंटरफेज को कितने फेज में डिवाइड किया गया है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। और 3 फेजेज में जो मैंने अभी बोलकर आया हूं ऊपर, जीवन या ग्रोथ फेज 1, दूसरा एस फेज या इसी को क्या बोलते हो, सिंथेसिस फेज, थर्ड G2 फेज या इसी को क्या बोलते बताओ, ग्रोथ फेज 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, जीवन फेज को गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1, बट रहने दो वो सारी जो इतना बहुत ज़्यादा चीज़ दिखना कुछ नहीं। क्या जीवन फेज ये एम फेज एंड एस फेज के बीच में आ रहा है क्या? जीवन फेज है ना, जीवन फेज एम फेज और एस फेज के बीच में है। तुम अब डायग्राम से तुम इमेजिन करना मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ। क्या प्री सिंथेटिक फेज भी है क्या? प्री सिंथेटिक फेज मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए से पहले का फेज है क्या? तो ये भी सारी चीज़ें बोली जाती है कि जीवन फेज क्या होता है, गैप 1 फेज भी होता है या ग्रोथ फेज 1 भी होता है। ये क्या होता है, इंटरवल बिटवीन दी एम एंड एस फेज होते हैं। ठीक है, या ये भी बोल सकते हो पोस्ट माइटोटिक फेज भी है, माइटोसिस के बाद है क्या, तो ये भी बोल सकते हो पोस्ट
माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं इसको, प्री सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए से पहले की फेज है, ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज होता है कौन सा? जीवन फेज। इसमें क्या क्या चलता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए होती है, और डुप्लीकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स इन द प्लास्टिड्स प्लांट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में। मोस्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट ही, क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स है। हो गया क्या? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स का यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता है? तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन नहीं होता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन किस में होता है? एस फेज में होता है, एस फेज में होता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन एस फेज में होते हैं। हो गया? डन डन डन। तो नेक्स्ट पेज, जल्दी से कर ना, मैं तो रुका ही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जीवन फेज के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन फेज, अभी मैं बोला हूं कि इसको गैप 1 भी बोल सकते हैं। क्या ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ क्या होगा बताना? इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज। इसमें कौन कौन सा इवेंट चल रहा है बताना? इवेंट्स बताना, इवेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीजें इसमें चेंजेस हो रही है, ठीक है। मैंने एक चीज, मैंने इवेंट्स बोला था कि यहाँ पे क्या होती है, सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। किसके लिए प्रोटीन्स? डीएनए के सिंथेसिस के लिए जो भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे एंजाइम्स और प्रोटीन के सिंथेसिस किस में हो जाते हैं? ये हो जाते हैं जीवन फेज में हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहां पे क्या होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। मोस्ट ऑफ द ऑल सेल ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन किस में होते हैं? इस फेज में होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द बोला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन इसी में हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स बोले तो वो भी आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ये एनिमल सेल में होगा क्या? एनिमल सेल में होंगे प्लास्टिड्स, इन प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में दोनों में होता है, ठीक है। और ये बताएंगे यहाँ पे क्या चलेगा, डुप्लीकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स होंगे तो क्या होगा, यानी सेल ऑर्गेनल डबल हो रहे हैं तो सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होंगे और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा तो सेल की ग्रोथ होगा क्या? यस, चलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें बोला कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होंगे बताना? कंटेंट ये इंक्रीज होंगे। अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ सेल होगा, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी बोलते हैं क्या? हाँ या ना? क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो इसे हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी बोलते हैं। और साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका एस फेज में भी हो, उसका किसी भी फेज में हो सकता है, जीवन फेज में भी उसका डुप्लीकेशन हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन किस में होता है? जीवन फेज में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट का डीएनए के डुप्लीकेशन जीवन फेज में भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना? बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। हो गया, यहां तक लिख लिए? समझ में नहीं आ रहेगा? आ रही है? ठीक है, हो गया। तो आ जाओ अब S1 फेज पे, ये सॉरी एस फेज, S1 नहीं एस फेज। एस फेज जहां पे सेकेंड एस फेज, एस फेज के ऊपर क्या बोलकर आए थे कि सिंथेसिस फेज। क्या इसको डीएनए डुप्लीकेशन फेज भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो डीएनए डुप्लीकेशन फेज भी बोल सकते हैं। इधर ध्यान देंगे, क्या एस फेज आफ्टर दी जीवन फेज आ रहे हैं क्या? तो पोस्ट जीवन फेज भी बोल सकते हैं। क्या ये जीवन एंड G2 के बीच में आ रहा है क्या? तो ये इंटरवल बिटवीन दी G1 एंड G2 भी है। क्या ये G2 से पहले आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? प्री G2 फेज भी बोल सकते हैं। क्या G1 के बाद आ रहा है? तो पोस्ट G1 फेज भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम दे सकते हो, मतलब कि इसके, क्योंकि ये किस इवेंट्स पे आ रहा है, कौन से के बाद आ रहा है, उस बेसिस पर सारी चीजें बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये सारे के सारे इसको हम बोल सकते हैं। अब अच्छा, इसमें कौन कौन से इवेंट चल रहा है बताओ? इवेंट्स, इसमें इवेंट्स कौन कौन सा हो रहा है? फर्स्ट इवेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पे? सिंथेसिस या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा, कौन सा डीएनए का होगा यहाँ पे? न्यूक्लियर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने बोला हूँ कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए, क्या साइटोप्लाज्मिक डीएनए का इसी फेज में होगा क्या डुप्लीकेशन? नहीं, अकर्स इन एनी फेज। साइटोप्लाज्मिक डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के डुप्लीकेशन किसी फेज में हो सकता है, तो मैं किसी में भी हो सकता है। जीवन में हम देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की डुप्लीकेशन रही है, तो वहां पे भी हो सकती है वो। तो डुप्लीकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए अकर्स इन एनी फेज, किसी भी फेज में हो सकते हैं डुप्लीकेशन। साइटोप्लाज्मिक डीएनए डुप्लीकेशन, इधर डुप्लीकेशन किसी भी फेज में हो सकते हैं, अकर्स इन एनी फेज। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे होगा। दूसरी हमने पढ़ी है कि हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़े थे। जो चीजें मैंने उस दिन पढ़ाया था ना, हिस्टोन प्रोटीन, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था इस बार नीट में। ठीक है, कि हिस्टोन प्रोटीन्स, वो था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कि उसमें 4 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। करेक्ट स्टेटमेंट भी दिया था। तो मैंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये बेसिक प्रोटीन होते हैं। बेसिक होते हैं या एस्टिक प्रोटीन होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो बेसिक प्रोटीन होंगे। इसमें पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिचली पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके उसमें स्टेटमेंट आया हुआ था। इसमें कौन सा अमाइनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? तो लाइसिन, आर्जिनिन मैंने बोला था, मतलब बताया था, मैंने लिखवाया नहीं था, बट इसी तरह से वर्बली बोला था कि लाइसिन, आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स इसमें अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। और लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ये। ठीक है, तो इसी तरह से ना स्टेटमेंट आया हुआ था वहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है उसका सिंथेसिस इसी फेज में होता है। किस में? इसी फेज में, मतलब कि इस फेज में ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इधर मैंने बोला हूं कि यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है और उसका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल तुम बोलते हो ना,
जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका डुप्लीकेशन किस में होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स इसी में होते हैं। ठीक है, अच्छा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा क्या? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, है या ना? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। क्या प्लांट में भी सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है? नहीं। तो प्लांट में एब्सेंट होता है, तो प्लांट में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल कोई बात ही नहीं है कि वहां पे हो। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स, हाँ माइक्रोट्यूबुल्स एक्टिन, हाँ वो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे वो सारे के सारे स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन करते हैं। एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करते हैं? सेंट्रियोल करते हैं ये। हाँ, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशंस और सेल डिवीजन में सेंट्रियोल क्या कराती है? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ। अब बताओ इसके बाद का फेज कौन सा है? हाँ तो लिखो। अच्छा ये एक चीज यहाँ पे इस फेज से एक रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कोई पूछ लेता है कि इस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए होती है, यानी डबलिंग ऑफ द डीएनए होता है, तो क्या क्रोमोसोम्स की डबलिंग होती है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या होती है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे डबलिंग या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड ही रहते हैं। ठीक है, अटैच्ड ही रहते हैं। हाँ, एम फेज के एना फेज में जाकर वहाँ पे वो क्रोमोसोम्स प्रोफेज में तक ले अटैच्ड रहते हैं, वहाँ तक। एनाफेज में जब सेपरेट होती है तब जाके नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में अगर बोल सकते हो तो डबल हो सकता है उस टाइम। नहीं, प्रोफेज तक ले वो अटैच्ड ही रहते हैं। जो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होती है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ? पहले क्या होगा? एक क्रोमैटिन होगा। अब यहाँ पे डबलिंग हुआ तो 2 क्रोमैटिड हुआ, बट सेंट्रोसोम से अटैच्ड ही है, तो अटैच्ड है तो एक ही क्रोमोसोम उसको कंसीडर करते हैं। जब एनाफेज में जाते हैं तो सेपरेट होती है, तब वो डबल हो गए क्रोमोसोम। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सिंथेसिस फेज में, इस फेज में डबलिंग ऑफ डीएनए होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, बट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं। 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेंगे, 92 नहीं होंगे। अगर हम इस तरह से बात करते हैं, मतलब जब नीट को बताते हैं तो बताते हैं ऐसे कि अगर सपोज मान लो कि 2C अमाउंट ऑफ द डीएनए है, तो इस फेज में अमाउंट ऑफ द डीएनए 4C हो जाते हैं, बट 46 ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये 46 का 46 ही रहते हैं। ठीक है, यानी 2N फुलवाइडी बात करें, 2N फुलवाइडी है तो 2N ही रहता है, 4N नहीं होते हैं। ठीक है, मैं उस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हो गया, डन है। चलो इसके बाद कौन सा है बताना? G2 फेज है, G2 फेज है। G2 फेज को क्या बोलते हैं? गैप 2 भी फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्रोथ फेज 2 भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरवल बिटवीन क्या हो जाएगा? S एंड M फेज। ठीक है, इसको पोस्ट S फेज भी बोल सकते हैं एंड प्री M फेज भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? सारे के सारे बोल सकते हैं ये। इसमें कौन कौन सा इवेंट्स होते हैं? अगर इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन्स होती है। ट्यूबलिन प्रोटीन्स ये भी स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन करते हैं। अगर प्लांट में बात करें तो ट्यूबलिन, माइक्रोट्यूबलिन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन्स होती है, एंड यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन होता है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होते हैं। बस यही चीज चलती है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक तो बोला यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन प्रोटीन क्या करता है बताना? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक
स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेल की ग्रोथ ही होगा, इसलिए तो ग्रोथ फेज 2 बोलते हैं, ग्रोथ फेज 2 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द सेल। क्या होगा, क्या आवाज कर रहा है इतना, डिस्टर्ब कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, ट्यूबलिन प्रोटीन मतलब कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और उसमें भी माइक्रोट्यूबलिन। हाँ, एनिमल और मतलब कि एनिमल सेल्स में तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ये तुमको ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन प्लांट सेल्स में जो ट्यूबलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे वो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डन हो गया। एम फेज, एम फेज स्टार्ट भी करेंगे तो नहीं कंप्लीट होगा, मत बोलो। कौन फैन से जाने वाला है इसमें, नहीं जाता है कोई। नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, पढ़ाएंगे। नहीं क्लास है इसके बाद, चुप बंद कर। हो गया, ये लिख लिए, चलो अब ध्यान देंगे। एम फेज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एम फेज। एम फेज को हम क्या बोलते हैं, इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं क्या, माइटोटिक फेज। और यही क्या होता है, एम फेज और माइटोटिक फेज, एम फेज और माइटोटिक फेज ये एक्चुअल सेल डिवीजन फेज होते हैं। अगर एक्चुअल सेल डिवीजन की बात करें तो एक्चुअल सेल की डिवीजन किस में होती है, एम फेज में ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन फेज होते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ऊपर भी बता कर आया है, ओनली 5% या 1 आवर होते हैं। ये सेल के सबसे ड्रामेटिक फेज होते हैं। ड्रामेटिक फेज मीन्स क्या होता है बताना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती है, मतलब कि स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है कि क्रोमोजोम फॉर्म होते हैं, ठीक है, मतलब कि ये क्रोमैटिन से क्रोमोजोम फॉर्म हो रहा है, फिर क्रोमोजोम से क्रोमैटिन में चेंजेस हो रही है, तो सबसे ज़्यादा चेंजेस तो इसी में देखने को मिलते हैं ना। तो इसलिए एम फेज को क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज होते हैं। तो एम फेज क्या हो जाएगा, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल भी होते हैं, ठीक है। ड्रामेटिक मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे चेंजेस देखने को मिले, तो इस ये क्या होता है, एम फेज क्या होता है, ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज या पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक फेज होती है यही होते हैं। एम फेज ये किससे स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होते हैं, एंड इंड किससे होते हैं, साइटोकाइनेसिस से एंड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना कि एम फेज स्टार्ट्स विथ किससे, डिवीजन ऑफ
न्यूक्लियस, यानी इसी को क्या बोलते हो, कैरियो काइनेसिस, एंड एंड विथ किससे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या बोलकर आए हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अगर ये डन हो गया होगा तो बताएंगे जल्दी से। एक क्लास और चाहिए, एक क्लास में फिनिश करेंगे। फिर आज कितना तारीख है, 5 ही है, 6 है, कोई बात नहीं। जेनेटिक को थोड़ी सी पीपीटी वहाँ पे यूज़ करेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, उसमें केवल टॉपिक्स, सब टॉपिक्स डाल के रखेंगे पीपीटी के लिए। देन क्या हुआ, ये सॉरी, ये अरे विथ, कितनी बार बोले हैं कि विथ, क्या तुमने लिखे, हाँ? अरे मैं कितनी बार बोला हूँ कि ऐसे जब भी लिखता हूँ तो विथ होता है इसका मीनिंग। ये सारे के सारे एब्रिविएशन तो मैं कितनी बार बता रखा था, तुमने भी गलती लिखा था क्या, नहीं, सही बात है, तो ठीक है। इधर ध्यान देंगे अब जल्दी से, इसका तो बाद ही में करेंगे। जो ये मैंने अभी बता रहा था एम फेज, ठीक है, एम फेज, इधर बच्चे इधर ध्यान देंगे। ये जो एम फेज बता रहे थे, ये दो, मतलब कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होंगे। एक किस में, कैरियो काइनेसिस में, ठीक है, और कैरियो काइनेसिस भी ये कितने सब फेजेस में आते हैं, प्रो, सेकेंड, अच्छा प्रो फेज सब, अच्छा एम फेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, ये होते हैं प्रो फेज, होते हैं लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, पढ़े हैं। फिर इसके बाद मेटाफेज, अच्छा इन सारे के बारे में अभी थोड़ी सी वर्बली बता देते हैं, बट इसके बारे में जो भी इवेंट्स लिखना है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। एनाफेज, ठीक है, और सबसे जो शॉर्टेस्ट फेज होता है वो कौन सा होता है बताना, यही होता है शॉर्टेस्ट फेज, ठीक है। एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड लास्ट में कौन सा आता है, टीलोफेज। अब सुन लो, उसके बाद बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या क्या चीज़ चलती है सुन लो, बस इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। अभी रुक जा। सुनेंगे, इधर ध्यान देंगे। प्रोफेज में क्या होता है, इवेंट्स इधर इधर सुन लो। प्रोफेज में क्या होता है, अभी तक सारे के सारे डीएनए क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में था। प्रोफेज में क्या होंगे, ये इधर बंद कर। प्रोफेज में क्या होगा, जो क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस्ड होकर के क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कंडेंस्ड करके क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी इसमें क्या होगा, जो ये सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू डिसएपियर होना स्टार्ट होंगे।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होंगे, एंड सेंट्रोसोम ये स्टार्ट टू मूव अपोजिट पोल, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ें क्या होगा कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये रेडिएट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स को, मतलब कि स्टार्ट टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या फॉर्म करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। मैंने क्या क्या चीज़ें बोला कि सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगे, ठीक है। सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टू देयर अपोजिट पोल्स एंड स्टार्ट टू रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अभी तक क्रोमोजोम सेल्स में इधर उधर प्रेजेंट होंगे। जैसे एम फेज स्टार्ट होगा, सारे के सारे क्रोमोजोम्स अलाइन एट द इक्वाटोरियल प्लेट, मतलब कि इसके मिडिल सेंटर ऑफ द सेल्स में ये अलाइन हो जाएंगे, एंड इच क्रोमोजोम्स के एक साइड के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो जाएंगे। ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे, ये एम फेज में होंगे, और यहाँ पे एम फेज में आते आते कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें सारे के सारे क्रोमोजोम्स ये इक्वाटोरियल प्लेट या मिडिल सेंटर ऑफ द सेल्स में अलाइन हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना इक्वाटोरियल प्लेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। जैसे एनाफेज स्टार्ट होगा, अब एनाफेज जो ये क्रोमोजोम्स थे, क्रोमैटिन नहीं, क्रोमोजोम में क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, क्रोमैटिड्स क्या होंगे, स्टार्ट टू मूव दियर पोल्स। हाँ, क्रोमोजोम जो भी अटैच थे एट दियर सेंट्रोसोम्स, ये क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट होंगे अपने पोल की तरफ में। क्यों, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब कि स्पिंडल फाइबर कंस्ट्रिक्ट करेंगे, और कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्रोमैटिड्स को अपने तरफ में, अपने पोल की तरफ में उसको मूव करना स्टार्ट होंगे। कहाँ पे हो रहा है ये, एनाफेज में। और एट द एंड ऑफ द एनाफेज क्रोमैटिड्स कंप्लीटली रीच दियर किधर, पोल, अपने पोल्स की तरफ में पहुंच जाएंगे। टीलोफेज जैसे स्टार्ट होगा, तो टीलोफेज में क्या होगा, स्टार्ट टू फॉर्मेशन ऑफ या अपेयरिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टीलोफेज कंप्लीट होते थे, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स अपेयर हो जाएंगे, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो जाएंगे, एंड एक सेल में दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होगा तो फिर इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ चलेगा, ठीक है। हाँ, क्रोमैटिन फाइबर्स में अब फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अब क्रोमैटिड हो जाएंगे, अब सिंगल क्रोमैटिड हो जाएंगे, सिंगल क्रोमोजोम अब हो गया। एक मतलब ये एक क्रोमोजोम में एक ही क्रोमैटिड होगा, दो नहीं रहेंगे। पहले हम बताए थे क्रोमोजोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। अब जब सेपरेट आउट होंगे सेंट्रोसोम से, तो अब ये क्रोमैटिड ही होंगे, जिसमें एक ही इसमें क्रोमैटिड प्रेजेंट होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आया? इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और कोशिश करेंगे मियोसिस भी कंप्लीट करने का।